नमस्कार। बचपने में आप सबने एक कहानी पढ़ी होगी, जो हमें सत्य के बारे में कई चीज़ें बताता है। एक ढपोर संघ की कहानी थी। एक आदमी लगातार बेचार की भूखमरी और समस्याओं से तंग आकर उसने देवता की तपस्या की। तपस्या से खुश होके देवता ने उसे एक शंख दिया और कहा कि इसे घर ले जाके और पूजा करके इसको रख देना और जो मांगोगे ये वरदान के रूप में दे देगा। गरीब आदमी लौटा तो रास्ते में रात हो गई तो अपने एक व्यापारी दोस्त के यहाँ रुक गया और दोस्त से उसने ये किस्सा बताया और बताया कि हमें देवता ने वरदान वरदान के रूप में ये शंख दिया है। व्यापारी के मन में लालच आया। रात में जब सोया था गरीब, तो उसने एक दूसरा शंख रख दिया और ये शंख चुरा ले गया। जब घर पहुंचा गरीब, तो उसने पूजा करके उसी शंख से, जो बदल के व्यापारी ने दिया था, उससे कहा कि हमारी गरीबी दूर करने के लिए कुछ धन मुहैया करा दो। तो ढपोर संघ जो था, उसने कहा कि बोलो कितना चाहिए। तो उसने कहा कि 1 लाख हमें दे दो। तो बोला, अरे 1 लाख क्या होता है, 15 लाख लो। उसने कहा अच्छा 15 लाख दे दो, खुश होके बोला। तो उसने कहा 15 लाख क्या करोगे, 1 करोड़ लो। फिर उसने कहा कि अच्छा 1 करोड़ भी दे दो भाई। तो उसने कहा 1 करोड़ क्या होता है, 15 करोड़ लो, 20 करोड़ लो, बोलो कितना चाहिए। उसने कहा अरे कुछ तो दे दो। तो पता लगा कि वो ढपोर संघ सिर्फ वादा करता था। हमारे राजनीति में जो लोग हैं, हमारे आका, हमारे रहनुमा, जिनको हम वोट देके जिताते हैं, वो ढपोर संघ ही वादा करते हैं। अब की आपने बजट में देखा होगा, जीरो बजट खेती ये क्यों शुरू की जा रही है आप जानते हैं? किसानों की आय दूनी करने का वादा 2016 में किया गया था बरेली की जनसभा में, यूपी के चुनाव के दौर कुछ महीने पहले। दूना होना तो दूर, किसानों की असली आय कम हो गई है। रियल वैल्यू जो उस समय थी करीब 8,900 रुपए की प्रति माह, वो घट के, हर परिवार की, वो घट के इस समय 8,200 300 रियल वैल्यू, जिसको कि जब इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू कहते हैं। और वास्तविक भी, वास्तविक जो अभी सरकार का आंकड़ा आया है, उससे असली 6 साल बाद असली उसकी आमदनी 10,218 रुपए है। इसमें अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देंगे तो ये घट के पहले से भी नीचे आ जाएगी। अब सरकार करे क्या, 2024 चुनाव आ रहे हैं, यूपी का चुनाव सामने है। तो एक नया ढपोर संखी वादा हुआ है, जीरो बजट खेती। इसमें कोई पैसा ही नहीं लगाना, ये मुफ्त में खेती होगी। आप ताज्जुब करेंगे कि आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो इनकी प्रीमियर बॉडी है, उसके जो एक्सपर्ट कमेटी है, वो कह रही है कि अरे भाई खुदा के लिए ये पूरे देश में ना लागू कीजिए। अगर आपने ये कर दिया तो प्रोडक्शन पूरी तरह से घट जाएगी। सारी अनाज की पैदावार जिसमें आप आत्मनिर्भर है, वो खत्म हो जाएगी। इसमें प्रोडक्शन बहुत कम होता है। और दूसरा उन्होंने कहा कि पहले संस्थाओं में, इंस्टीट्यूट्स में, जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स में, पहले इनका प्रायोगिक वो लीजिए, फिर उसके बाद कॉमर्शियल लीजिए। इसको 10 साल कम से कम लगेंगे, क्योंकि ये खेती का मामला है और ये सदियों की आदत से जुड़ा हुआ है। हम 70 साल में तो खाद डालना सिखा पाए किसानों को। आपको याद होगा, खाद का सिलसिला चला तो लोग भगा दिया करते थे, जो लोग खाद के प्रमोट करने आते थे, एक्सटेंशन प्लानर्स को। आज ये हालत है कि खाद हम इस्तेमाल करने लगे। अब अचानक आप कह रहे कि नहीं, रासायनिक खाद ना डालना, गाय के गोबर से ही खेती करो। ये वियर्ड कंसेप्ट है, लेकिन सिर्फ इसलिए लाया जा रहा कि कल ताली बजा के कह सके देखो दूनी हो गई, दूनी हो गई, जो भी हो रही मुफ्त की हो रही है। ये कह के आंकड़ों की बाजीगरी करे और कहे कि दूनी हो गई। हमारे साथ एक मजाक हो रहा है। और खुद साइंटिस्ट जो हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, वो चीख चीख के कह रहे हैं खुदा के लिए ये ना करिए। इसके करने के पहले बहुत तैयारी करनी होगी।
इसके लिए आपको जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स है वो देखना होगा कि क्या वो तो वायबल नहीं है, क्योंकि जीरो फार्मिंग के लिए वो एक अपरिहार्य शर्त है। जेनेटिकली मॉडिफाइड उसमें कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके कमोबेश फर्टिलाइजर की भी नहीं पड़ेगी, लेकिन वो भी आप प्रयोग छोटे से में पहले करिए, बहुत असिंचित क्षेत्रों में कीजिए, यही आईसीएआर कह रहा है। लेकिन घोषणा हो गई 2019 में, घोषणा हुई बजट में, आपको याद होगा जब पहला बजट आया निर्मला सीतारमण ने किया, और अब की बार 4 दिन पहले जो बजट आया, 8 दिन पहले, उसमें आपने देखा होगा कि पूरी तरह से ऐलान कर दिया गया कि जीरो बजट खेती, और गंगा के किनारे के एरिया में तो बिल्कुल होगा, जबकि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि असिंचित एरिया में कीजिए, सिंचित एरिया में खुदारा न कीजिए ये। तो ये हमारी प्लानिंग है। किस प्लानिंग की हम बात करें? ढपोर संघ की तरह जब 1 लाख मांगा तो 15 लाख देने का वादा, उसी तरह एक आयुष्मान भारत आया। बताया गया कि साहब इसमें गरीबों का इलाज बस वो कार्ड दिखाएंगे, और कार्ड दिखाते हैं उनका 5 लाख का इलाज फ्री हो जाएगा। और जानते हैं कि भारत में स्वास्थ्य को लेकर बड़ी बुरी हालत है। जो मिडिल क्लास तक पहुंच गया है वो भी कई बार स्वास्थ्य, परिवार के सदस्य के किसी के स्वास्थ्य खराब होने की वजह से फिर से गरीबी के गर्त में, शाश्वत गर्त में चला जाता है। सुनने में स्कीम कितनी अच्छी है, ढपोर संघ के वादे की तरह। 1 लाख क्या मांग रहा है, 15 लाख ले। बताया गया कि साहब 10 लाख, 10 करोड़ 60 लाख परिवारों, कुल मिला के 56 करोड़ लोगों को ये कार्ड दिए जाएंगे। घोषणा 3.5 साल पुरानी है, 3.5 साल आज होने को आ रहे हैं। आप जानते हैं कितने कार्ड बने हैं? 50% भी कार्ड नहीं बने हैं। और अब लोगों ने कार्ड लेना छोड़ दिया है, बल्कि अब दिखा नहीं रहे हैं कि मेरे पास कार्ड है। जानते हैं वजह क्या है? आपके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। गवर्नमेंट में तो बिल्कुल ही नहीं है, सरकारी अस्पताल में तो कुत्ते बिस्तरे पे रहते हैं, सरकारी अस्पताल की स्थिति खराब है। तो जब वो कार्ड लेके प्राइवेट अस्पतालों में जाता है, जो महंगे अस्पताल हैं, तो वो धीरे से देख के डॉक्टर रिफर कर देता है, जो 150 किलोमीटर दूर का मेडिकल कॉलेज है वहां रिफर कर देते हैं, नहीं नहीं इसका बीमारी सीरियस है, इसको तो मेडिकल कॉलेज ले जाइए, हम लोग कैपेबल नहीं है इसको करने के लिए। लिहाजा उसको इलाज से भी वंचित हो जा रहा है। कार्ड दिखाने का खतरा ये है। अब नतीजा क्या हो रहा है इसका? क्योंकि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो आपके कार्ड के रेट पे इलाज नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि उनका खर्च ज्यादा आता है। सरकार ने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं कि प्राइवेट वाले भगा देंगे उसको। वो गरीब आदमी है, किससे लड़ेगा वो? आपके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। आपके जिले के जो अस्पताल है उसमें दवाई के नाम पे तो पैरासीटामोल भी नहीं मिलता है, और उसके बिस्तरे कभी जाके देखे वहां पे कुत्ते लेटे होते हैं बिस्तरों पे, बहुत बुरी हालत होती है। आप लोगों में से अगर कोई गया हो कभी एक बार देखने के लिए भी, तो वो समझ सकता है। नतीजा ये हुआ कि इस कोरोना काल में पिछले जून तक, जरा सोचिएगा, इस कोरोना में पिछले जून तक कितने लोगों की लाशें नदी में बहाई, हकीकत छिपाए गए। और जानते हैं उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी 24 करोड़ है, इसमें सिर्फ 850 लोगों का इस स्कीम में इलाज हुआ। बिहार में 9 लोगों का इलाज हुआ। इसके बरक्स कर्नाटक में 1.5 लाख लोगों का इलाज, गरीबों का इलाज, कोरोना का इलाज फ्री में हुआ। और जो बीमा कंपनियां थी उन्होंने हर व्यक्ति पे औसतन 50,000 रुपए खर्च किए। क्वालिटी देखिए दोनों में एडमिनिस्ट्रेशन की। स्कीम वही है, कर्नाटक इफिशियंट है तो वो कर लेता है, लेकिन यूपी बिहार नहीं कर पाते। स्कीम आप लाते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन का सोचिए, क्या वो वाकई जमीन पे इम्प्लीमेंट हो पाएगा? और अगर नहीं हो पाता है तो उस स्कीम का कोई मतलब नहीं है। आपको हम एक ऐसा ही बताएं, कौशल विकास योजना। कंसेप्ट देखिए कितना अच्छा है, मोदी जी के प्रति
जब ये 2015 में स्कीम आई तो हम सब ने कसीदे काढ़े, हम सब ने कहा कि स्कीम अच्छी है, बड़ी सोच के बनाई गई है। और स्कीम क्या थी? स्कीम थी कि रूरल इंडिया में, रूरल इकोनॉमी पे पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा है, लिहाजा पर कैपिटा आमदनी घट जाती है, बहुत बदहाल स्थिति में होता है। इन युवाओं को वहां से निकालो, इनको निकाल के स्किल दो, इनको स्किल दो, क्योंकि भारत में आज 32% ट्रेंड ड्राइवर की कमी है। ट्रेंड ड्राइवर नहीं है जो बाकायदे शिक्षा लेके ट्रेनिंग करके आए, वो उस्ताद जी से सीखते हैं और ट्रक चलाने लगते हैं। ट्रक का लाइसेंस घूस दे के मिल जाता है और तब वो किसी को कुचलता हुआ, रौंदता हुआ निकल जाता है। फिटर की कमी है, आपका पंखा जो ठीक करने आता है उसको स्क्रू घुमाना नहीं आता है, वो अनट्रेंड है। नतीजा ये होता है कि पंखे का स्क्रू 4 बार अगर आ गया तो खराब हो गया, लिहाजा पंखा फिर खुल नहीं पाएगा, काटना ही पड़ेगा। तो कंसेप्ट बहुत अच्छा था कि रूरल इंडिया से के बगल में स्किल की ट्रेनिंग दो और मेक इन इंडिया में उनको एब्सॉर्ब करो। देखने में कितना अच्छा है, लेकिन ये ढपोर संखी वादा था, जो जब मांगा गया कि 15 लाख ही दे, तो उसने कहा 1 करोड़ ले यार। तो हमने एक स्कीम हमारी लॉन्च हुई, पीएम कौशल विकास। हर चीज के पहले पीएम जरूर लगता है। कौशल विकास योजना, एक मंत्री को इसमें जाना पड़ा, क्योंकि जो उसके लिए बॉडी बनाई थी उसने काफी फर्जीवाड़ा किया उसमें। नतीजा ये हुआ कि वो स्कीम दम तोड़ गई और आप ताज्जुब करेंगे कि कौशल विकास योजना आज कहने को कह रहा है, आपका मंत्री वहां पे कहता है कि 1 करोड़ 20 लाख लोग ट्रेनिंग हुई है। जरा पूछिए कि वो जो तुम ट्रेनिंग दे, 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, एक जो बेसिक ट्रेनिंग देते हैं जो कुछ महीनों की होती है, क्या उससे नौकरियां मिल रही हैं? क्या वो उद्योग सेंसिटिव है? क्या वो उद्योग के रिक्वायरमेंट के अनुरूप है? किसी भी उद्यमी ने, एमएसएमई सेक्टर ने इस तरह के ट्रेनिंग वालों को शायद ही लिया, उस ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं हो रहा है और ट्रेनिंग दी भी नहीं जा रही है। अब तो फर्जिफिकेशन होता है, अब फर्जी आंकड़े दिए जाते हैं। इसका हश्र क्या हुआ? पीएम कौशल विकास योजना आपकी फेल हो गई। इंडस्ट्रीज की एक अजीब स्थिति होती है कि अगर स्किल आपका अच्छा है तो टेक्नोलॉजी के साथ वो जेल करेगा और उन युवाओं की नौकरी लगेगी। वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, टेक्नोलॉजी और स्किल ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। लेकिन अगर आप अनस्किल्ड हैं तो हमेशा उद्योग टेक्नोलॉजी की तरफ जाता है, मैकेनाइजेशन की तरफ जाता है, लिहाजा उद्यमी में मशीन ज्यादा बेहतर वो करता है, यूज करना शुरू करता है, बजाय इसके कि उसकी जगह वो अनस्किल्ड लेबर रखे। आपने कौशल विकास योजना में, आपका कहने को तो आपने दावा किया था, लेकिन हकीकत यह है कि दावा तो किया था 45 करोड़ को सबको ट्रेनिंग देंगे, 6 साल हो गए हैं। लेकिन अभी बाछे खेल के अभी पार्लियामेंट में कहा गया कि साहब 1 करोड़ 20 लाख को ट्रेनिंग दिया, जिसमें 60 लाख को बेसिक ट्रेनिंग है और बाकी जो दूसरा है लगभग इतना ही है, 67 लाख को बेसिक ट्रेनिंग है और करीब 65 लाख को हमने जो खोमचे वाले हैं इस तरह के, वो खोमचे में सामान कैसे बेचा जाता है इसकी ट्रेनिंग दी है। खोमचे वाले को हम अगर ये सिखाएंगे कि सामान कैसे बेचा जाता है तो आप समझ सकते हैं उसका नेचर क्या होगा उस ट्रेनिंग का, और उससे वाकई उसको कितनी रोजी रोटी मिलेगी। ये 2 कंपोनेंट थे इसके। कौशल विकास योजना आपकी फेल हो गई। फसल बीमा योजना आप लाए थे, लगातार उसमें जो किसान है अपना इंटरेस्ट खत्म करता जा रहा है, क्योंकि आज भी 3,000 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना के दावे आज भी नहीं हुए। वजह क्या है? पार्लियामेंट में आपकी सरकार कहती, साहब राज्य सरकार बड़ी नालायक है, ये लोग पैसे ही नहीं देते। आपने जब योजना बनाई थी तो ये नहीं सोचा था? आपने जीरो बजट की तरह, आप जानते हैं कि जीरो बजट अमल में नहीं आ सकता। किसान की ये हैबिट होती, उसकी रोजी रोटी से जुड़ा है, आपके कहने से वो जीरो बजट के लिए बिना खाद के खेती नहीं करेगा। तो ये शेख चिल्ली के प्लान
आप बना देते हैं। आप जीरो बजट फार्मिंग करके नाम पे एक नया तमाशा खड़ा करें, ये लेटेस्ट है। टपोर संघ की तरह की 1 करोड़ क्या करेगा, 15 करोड़ नहीं। आपने जीरो बजट खेती का पूरा को कर दिया, और आपकी अपनी संस्था से आपने नहीं पूछा कि भाई ये अमल में आ सकता है कि नहीं। आपने आयुष्मान भारत लॉन्च किया, क्या आपने पूछा था? आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था? 54-56 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं, 5 लाख का इंश्योरेंस, वो कागज का टुकड़ा लेके किसके पास जाए, किसके सर पे दे मारे? किस अस्पताल में जाएगा तो उसको कहा जाएगा आइए भाई साहब, और ये कह के उसको 5 लाख का। और क्या आपने सुनिश्चित किया है कि निजी अस्पताल, जो महंगे अस्पताल है, क्या वो इस कागज के टुकड़े को देख के उसको देंगे, भर्ती करेंगे? और आपके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आप शेख चिल्ली के प्लान बनाते हैं। आयुष्मान भारत फेल हो गया आपका, फसल बीमा योजना फेल हो गई आपकी, स्किल इंडिया आपका फेल हो गया, नतीजे मेक इन इंडिया भी फेल हो रहा है। आखिर क्या वजह है? इस एमएसएमई में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का चीन और जापान का अगर 87% है, तो हमारा सिर्फ 28% क्यों? सिर्फ इसके लिए कि आपने प्रॉपर स्किल जो देनी थी, जो इंडस्ट्री सेंसिटिव थी, जो इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट के अनुरूप होनी चाहिए, आपने वो देखा ही नहीं। आपने लफाजी में ढपोर संघ की तरह लॉन्च कर दिया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। सुनने में कितना अच्छा लगा, 1 लाख मांगोगे तो 15 लाख दे देंगे। पीएम कौशल विकास योजना शुरू हो गई, एक मंत्री उसमें चला गया क्योंकि उसकी संस्थाएं जो थी वो फर्जीवाड़ा करने लगी। तो आप जब ये प्लान बनाते हैं, तो क्या कभी आपने सोचा है उनको मुकम्मल करने के लिए धरातल के स्तर पे एक भ्रष्ट सिस्टम में, एक निष्क्रिय सिस्टम में कितनी गत्यात्मकता आप दे सकते हैं, कितना डायनेमिज्म डेवलप कर सकते हैं? और अगर वो डायनेमिज्म नहीं है, तो आपकी फिर नई स्कीम क्यों लाते हैं? आप रोक दीजिए, पहली स्कीम को देखिए। आपकी पहली स्कीम फसल बीमा योजना है, क्यों दम तोड़ रही है? क्यों किसी भी किसान को इंटरेस्ट नहीं है? 22% भी किसान इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, और जो ले रहा है वो सिर्फ इसलिए कि बैंकों को से कर्ज लिया है, और बैंकों का दबाव है कि आपको कर्ज तभी देंगे जबकि आप बीमा इंश्योरेंस लेंगे। इस मजबूरी में वो ले रहा है। क्यों आपका ये स्कीम 2% का आपका प्रीमियम था? किसान तो दौड़ के लेना चाहिए था उसको, लेकिन सिर्फ इसलिए कि राज्य सरकारें अपना अंशदान नहीं दे रही हैं, इसलिए कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों पे दबाव नहीं, कुछ राज्य सरकार ने तो ऐसे ही खारिज कर दिया। बिहार गवर्नमेंट, जो उनकी अपनी गवर्नमेंट थी, उसमें नीतीश कुमार ने कहा नहीं, सब बकवास है, हम अपनी स्कीम लाएंगे। तो आप कभी देखते नहीं है कि राज्यों से बात करें, क्योंकि इंप्लीमेंट उन्हीं को करना है। अब युवाओं का देखिए, अगर गलती से आपके माँ बाप ने पढ़ा दिया है और आपने बीए, एमए, पीएचडी कर लिया है, तो जितना पढ़ते जाएंगे आपके रोजी रोटी पाने के चांसेस उतने ही खत्म हो जाते हैं। अगर आपने बी ग्रेजुएशन कर लिया है, तो 6 गुना चांसेस है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा है कि आप हाई स्कूल से कभी रहे, कम से कम फिटर या कुछ इस तरह का तो खोमचा तो लगा लेंगे आप, मोदी जी की पकौड़ी तो बेच लेंगे आप। दरअसल मोदी जी यही चाहते थे कि हम सब पकौड़ी बेचना शुरू करें, और इसको वो स्किल मानते, इसको वो रोजगार मानते। अब जो नए आंकड़े आए हैं सीएमआई के, अगर आप उसको देखें, तो जो हमारे बेरोजगार हैं उसमें जो ग्रेजुएट हैं वो 28% बेरोजगार हो जाते हैं, जबकि जो स्किल्ड है, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो 8%। एवरेज और औसत जो है देश में 8% बेरोजगारी का है। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो चांसेस है कि 28% लोग आपके बेरोजगार होंगे। आखिर ये किस तरह का सिस्टम? हमारा नेतृत्व कैसा है? हमारे पढ़ने से ऐतराज है, हमारी इंडस्ट्रीज को, हमारी इकोनॉमी को अगर हमने शिक्षा ज्यादा ले रही है, तो वो सजा के रूप में आपको नौकरी कभी देगी ही नहीं। ये स्थिति बन रही है। और क्यों बन रही है? अब हम आप पे दोष दें, आपको शायद पता ना हो कि अगर आप
अपराधी कोई कैंडिडेट है तो आप उसके चुने जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर कोई शरीफ आदमी किसी पार्टी का कैंडिडेट है तो उसके चुने जाने के चांसेस कम है। राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ एक पार्टी है, कांग्रेस, जिसके की वोटर शरीफ आदमी को ज्यादा चुनते हैं। इसके ठीक उलट राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी या और भी कई जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, यहां तक कि कम्युनिस्ट, वामपंथी दल जो दोनों हैं, इनमें अपराधी ज्यादा चुने जाते हैं। अगर बिना कोई मुकदमे वाला है वो कम चुना जाएगा, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। प्रोबेबिलिटी जब कहते हैं आप तो देखेंगे तो अपराधियों के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सबसे ज्यादा शिवसेना की। शिवसेना में अगर आप अपराधी छवि के हैं, आप पे मुकदमे हैं, तो आपके चुने जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 6 गुना बढ़ जाती है अगर आप शरीफ हैं उसके मुकाबले। लगभग इसी तरह से एनसीपी की भी है। अगर इसी तरह से एनसीपी के भी है। अगर एनसीपी में कोई आपराधिक छवि का कैंडिडेट है तो उसके चुने जाने के जो प्रोबेबिलिटी है वो 4 गुना बढ़ जाती है। कौन चुनता है ये ढपोर संखों को हम क्यों चुनते हैं? क्यों नहीं हम सोचते कि हमें अच्छा कैंडिडेट दो जिसमें कोई, और इसमें से कई ज्यादातर कैंडिडेट है जो कि बलात्कार और हत्या की केसेस में बंद है, हम फिर भी चुनते हैं। दोष किसका है? हम ढपोर संघ को अपना नेता बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें पीएम फसल बीमा योजना मिलेगी, हमें पीएम आयुष्मान भारत योजना मिलेगी, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी बड़े मुद्दे पर मिलेंगे। तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।